तो जब हमने रेवेन्यू करा था तो डाउट आया था कि सर रेवेन्यू तो इनकम ही हुआ ना, तो बताया था कि नो, रेवेन्यू और इनकम दो अलग चीजें होती हैं। तो इनकम इंपॉर्टेंट टर्म है। इनकम, इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस। टोटल रेवेन्यू सर्विसेज रेंडर करके, सामान बेच के, जो भी आपका टोटल रेवेन्यू कितना आया, माइनस उसको जनरेट करने में आपका खर्चा कितना हुआ था। only expenses, only revenue expenditure is taken into consideration to calculate income. Income is the profit earned during an accounting period. It is the profit earned during an accounting period. In other words, income is the excess of revenue over expense. It is a broader term. It is a broader term than the term profit. It includes profit from activities other than its operating activities. Income is a broader term than profit. अभी next term आएगा profit. तो जैसे जो आपने पूछा था ना अनंत कि सर जो सामान जिसमें हम डील करते हैं उसको बेच के जो पैसे आए, वो तो समझ आता है कि रेवेन्यू रिसीट है, बट मैंने जो बैंक में एफडी करा रखी थी उसमें मैंने क्या काम किया, ये डाउट था आपका? यस सर। तो इनकम इज अ ब्रॉडर टर्म। कह रहे वो सारी इनकम कंसिडर करता है, जो सामान बेच के आया वो भी, जो सर्विस रेंडर करके आया वो भी, और अगर कोई और भी इनकम जनरेट हुई है आपकी तो वो सब आ जाता है। लेकिन जो टर्म प्रॉफिट है, प्रॉफिट सिर्फ उस चीज पे आएगा जो आपका कोर बिजनेस है। बैंक में एफडी कराना तो मेरा कोर बिजनेस नहीं था। यस सर। तो जो कोर Yes, बिजनेस sir. पे इनकम जनरेट हो रही है उसको प्रॉफिट बोला जाता है। इनकम includes profit and other incomes as well. तो other incomes हो गई जैसे आपकी interest on FD और discount received और bad debts recovered, वो सब other incomes में आ जाते हैं। Clear? Yes, sir. For example, income, ये important line थी, income is a broader term than the term profit and it includes profit from activities other than operating activities as well. Operating activities जो आपका कोर बिजनेस है, जिस चीज के लिए आपने बिजनेस सेटअप किया था। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स कॉस्टिंग 15,000 आर सोल्ड फॉर 21,000। कॉस्टिंग, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है? 15,000 विच इज कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंस, और सेलिंग प्राइस क्या है? 21,000 विच इज कंसिडर्ड एज योर रेवेन्यू। तो रेवेन्यू 21, कॉस्ट या एक्सपेंस 15,000, तो 6,000 आपकी हो गई इनकम। तो इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। इसमें किसी को कोई डाउट? No, sir. नो सर। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है प्रॉफिट। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड प्रॉफिट, क्योंकि एक ही लगता है ना, इनकम तो इनकम मतलब जो हमने पैसे कमाए, प्रॉफिट जो हमने कमाए। प्रॉफिट इनकम का एक पार्ट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड प्रॉफिट। तो ध्यान से देखना बेटा, प्रॉफिट, profit earned from transactions relating to the business. Profit is the profit earned from transactions relating to the business. It means income earned by the business from its operating activities. Income में क्या पढ़ा था? It includes profit from activities other than operating activities also. तो जो operating activities से आया वो तो है ही है, जो नॉन ऑपरेटिंग से आया वो भी इनकम का पार्ट होता है। लेकिन प्रॉफिट में क्या है? इट इज द इनकम अर्न्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय द एंटरप्राइज टू अर्न प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल, प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग द सर्विस। अब प्रॉफिट जो है, जो प्रॉफिट है, अब ध्यान से देखना, ये तो जनरल डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट में एक टर्म होती है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब आपको समझ आएगा ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक बेसिक 1% पोर्शन कवर हो जाएगा। एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट, एक होता है नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, दिस इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट। ये कहां से कैलकुलेट होता है? ट्रेडिंग अकाउंट से। और नेट प्रॉफिट, it is calculated from the profit and loss account.
तो ट्रेडिंग अकाउंट बना, दोनों ही इनकम स्टेटमेंट है। इनकम स्टेटमेंट दो पार्ट्स में बनती है, एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको बस अभी इतना पता होना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? आपने सामान कितने का बेचा और सामान बनाने में, सिर्फ और सिर्फ सामान बनाने में कितने का खर्चा हुआ। तो आपने पेन कितने का खरीदा था? 2 रुपए का। बेचा कितने का था? 2 रुपए का। और खरीदा कितने का था? 1 रुपए का। तो सिर्फ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग और कॉस्ट प्राइस, परचेज प्राइस, ये जो प्रॉफिट आया 1 रुपए का, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। ये बात क्लियर है? यस सर। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मेरी जो स्टेशनरी शॉप है, क्या उसमें सिर्फ और सिर्फ मटेरियल खरीदने का खर्चा होता है और कोई खर्चा नहीं होता होगा मेरा? यस सर, वो तो इलेक्ट्रिसिटी एंड रेंट। वेरी गुड। इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, मैं ऑफिस रन कर रहा हूँ, और रेंट सर एंड सैलरीज भी। ट्रांसपोर्ट, अगर मेरा अगर मेरे रेंट पे है ऑफिस तो रेंट भी आएगा, एम्प्लॉइज हैं तो सैलरी भी आएगा, अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है तो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस भी आएंगे। तो और बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं यस सर। अदर देन कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और कॉस्ट ऑफ परचेज। यस सर। तो ग्रॉस प्रॉफिट जब आप निकाल रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ सेलिंग प्राइस में से क्या माइनस कर रहे हो? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो सामान आपने बेचा वो आपने कितने का खरीदा या कितने का बनाया। लेकिन जब आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो तो आप सारे के सारे एक्सपेंसेस कवर कर रहे हो। तो नेट प्रॉफिट आपका ओवरऑल प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि सामान कितने का बेचा, कितने का खरीदा, अभी उसने बाकी एक्सपेंसेस कंसिडर ही नहीं करे। तो ग्रॉस प्रॉफिट will always be more than the net profit in normal course of business. यस सर। क्योंकि नेट प्रॉफिट जब आप निकाल रहे हो तो आप और बहुत सारे खर्चे ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करोगे ना। ध्यान से देखना, एक एग्जांपल समझाता हूं, टेंशन ही खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। ध्यान से देखना, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। सेल प्रोसीड्स $10 लाख। इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है मान्यता? the cost of goods sold, sir, on which the good is sold, so the amount. वो तो सेलिंग प्राइस हुआ ना बेटा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सामान आपने बेचा वो आपको कितने का पड़ा? The purchase price. परचेज प्राइस। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपने तो उस पर लेबर भी इन्वॉल्व हुई होगी, रॉ मटेरियल भी इन्वॉल्व हुआ होगा, तो उसको बनाने में कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो सकता है आपका? परचेज प्राइस। और अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। जो सामान आपने बेचा आपने कितने का खरीदा था या बनाया था। क्लियर मीनिंग? Yes, sir. अब आपने बनाया था लेट अस अज्यूम 7 लाख का। तो अगर मैं सेल प्रोसीड में से सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करूं तो जो नेट रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है ग्रॉस प्रॉफिट? यस सर। Yes. अब ध्यान से देखना, ऑफिस में तो और भी खर्चे हुए होंगे, सैलरीज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, जो माइनस कर रहे हैं उसको ब्रैकेट में दे देता हूँ, 50,000, 1 लाख, 25,000। तो 175 माइनस कर दिए तो क्या बचा? 1,25,000। ये क्या आया? नेट प्रॉफिट। फर्क समझ आ गया ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में? यस सर। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझना हमेशा बेटर ही रहेगा। जहां जहां जरूरत होगी मैं वो खुद बना दूंगा एग्जाम्पल, कुछ कुछ चीजें बस पढ़ के ही समझ आ जाती हैं। सो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं आपके?
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो बनाने में खर्चा हुआ वो सब आ जाता है इसमें। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स एंड इट्स डायरेक्ट कॉस्ट। नेट प्रॉफिट क्या होता है? एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड अदर इनकम ओवर टोटल एक्सपेंसेस। तो नेट प्रॉफिट इज द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग टोटल एक्सपेंसेस, नॉट जस्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसने सारे खर्चे ले लिए, तो जब आपने ये निकाला नेट प्रॉफिट, तो सेल में से डायरेक्ट कॉस्ट भी कवर हो रही है और बाकी एक्सपेंसेस भी माइनस हो रहे हैं। यस सर। और नो, अब अगर कोई इनकम होती, ध्यान से देखना, अगर कोई इनकम होती, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, तो वो इसी में इसके बाद ऐड हो जाता। ध्यान से देखना, if there is any income like interest received or dividend received, it will be added to calculate net profit। मतलब अगर आपकी कोई इनकम होती है, आपने बैंक से कोई एफडी आई, तो क्या वो आपकी सेल प्रोसीड्स का पार्ट होता? नो सर। नो, सेल प्रोसीड्स होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑपरेटिंग रेवेन्यू, जो आपका बिजनेस है वो। अगर कुछ और आता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो वो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए इसी में ऐड हो जाता, तो नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, वो ग्रॉस प्रॉफिट का पार्ट नहीं हो सकता। इंटरेस्ट रिसीव्ड हमें समझ आता है। ये डिविडेंड क्या होता है? ध्यान से देखना, एनीवन, किसी को पता है डिविडेंड क्या होता है? एनीवन? It is the return. It is the return which the shareholders, it is the return which the shareholders get on the money invested by them. Basically, shares held by them in the business. आपके पास फॉर एग्जाम्पल रिलायंस के शेयर्स हैं, तो जब जब रिलायंस का प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। यस सर। तो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होती है, शेयर होल्डर्स को जो उनका शेयर मिलता है उसको बोलते हैं डिविडेंड, डिविडेंड रिसीव्ड। इट इज आल्सो एन इनकम। यस सर। बट क्या वो डायरेक्ट इनकम है या इनडायरेक्ट इनकम है? इनडायरेक्ट इनकम। तो सेल प्रोसीड्स में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सिर्फ डायरेक्ट इनकम आती है, जो आपका कोर बिजनेस है। अब उसके अलावा अगर आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, बैंक में एफडी करा रखी है, उससे अगर कोई इनकम जनरेट हो रही है, इनकम का पार्ट माना जाएगा, नेट प्रॉफिट निकालते वक्त यूज होगा, बट वो आपकी अदर इनकम या इनडायरेक्ट इनकम मान ली जाएगी। सर एक और डाउट है सर। सर अगर मान लो शेयर लॉस में चले गया, तो सर फिर वो एक्सपेंस में काउंट होगा डिविडेंड की नहीं? नहीं, शेयर लॉस में चला गया क्या मतलब होता है कि आपने 2000 रुपए का शेयर खरीदा था, यस सर। अब वो गिर गया 1500 का हो गया, यस सर। क्या बेच रहे हो या होल्ड कर रहे हो? सर अगर होल्ड कर रहे हैं तो आप अपने आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। ओके वो सर। आपके बुक्स में तो वैसे आ रहा होगा, जितने का आपने खरीदा उतने का ही रहेगा, जब बेचोगे तब कंपेयर करेंगे कि बेचा कितने का। ओके सर। अगर मार्केट रेट तो रोज ही चेंज होगा, यस सर। यस सर। हर मिनट चेंज होगा, तो आप वो उसकी अकाउंटिंग करनी भी नहीं होती हमें। सर अगर हमने फिर 1500 के मान लो बेच दिया, तो सर वो 500 रुपए एक्सपेंस में आएगा? वो लॉस है, वो आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलते हैं उसको, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ओके सर। ओके सर। सर बोलो। सर इसमें प्रॉफिट में तो हम सिर्फ सर कोर, जो हमारे कोर ऑपरेशंस है बिजनेस के, सर उनकी बात कर रहे थे ना, बट यहाँ पे फिर इंटरेस्ट वाले। गुड क्वेश्चन। ग्रॉस प्रॉफिट इज द कोर प्रॉफिट। कह रहे और कोई अदर इनकम है तो नेट प्रॉफिट में वो आ जाएगा। ओके सर। जब नेट प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आप ओवरऑल इनकम कंसिडर, सारी इनकम कंसिडर करोगे। अगर मैं बोलूं सिर्फ प्रॉफिट, अगर बोलो ना थियोरेटिकली डिफरेंशिएट बिटवीन इनकम एंड प्रॉफिट, तो इनकम इज अ ब्रॉडर टर्म, प्रॉफिट ओनली टॉक्स अबाउट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। जब वो थियोरेटिकल एग्जांपल आएगा, जब क्वेश्चन आएगा डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड प्रॉफिट, डिफरेंशिएट बिटवीन इनकम एंड प्रॉफिट,
लेकिन जब अगर सिर्फ डिफाइन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट इज द प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, नेट प्रॉफिट इज द ओवरऑल प्रॉफिट, and it will include income from non-operating activities as well. Okay, sir. Clear? Yes, sir. चलो एक छोटी सी टर्म है, इसी के साथ ही खत्म करते हैं उस चीज को भी. गेन, ध्यान से देखना, गेन फैमिली है ये. इनकम, प्रॉफिट, गेन, इनमें थियोरेटिकल डिफरेंसेस होते हैं. प्रॉफिट जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट था, जिस चीज में आप डील करते हो, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज, ठीक है. नेट प्रॉफिट आपका ओवरऑल प्रॉफिट. गेन इज अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट. गेन इज अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट. इट इज अ पार्ट ऑफ इनकम. बस एक थियोरेटिकल टर्म है कि अगर मैं बोलूं गेन, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? तो मैं बात कर रहा हूं गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, रेकरिंग नेचर के नहीं. प्रॉफिट तो मेरा डे टू डे रेकरिंग नेचर का हो सकता है. Yes, sir. But when I'm using the term gain, I'm specifically giving an example of profit from sale of fixed assets. मैंने कोई लैंड खरीदी थी 1 करोड़ की और 1 करोड़ 20 लाख की बेच दी, तो जो 20 लाख है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है. Yes, sir. Yes, sir. उसको टर्म दिया जाता है गेन. तो ध्यान से देखना, गेन प्रॉफिट अर्न फ्रॉम ट्रांजैक्शंस incidental to the business, not directly related to the business, incidental to the business. Gain is the increase in owner's equity resulting from transactions other than day-to-day transactions, irregular nature की transactions, non-recurring transactions. Stating differently, it is a profit that arises from transactions which are not of operating nature. Example, gain on sale of land, gain on sale of investments. मेरा क्वेश्चन है, are these gains considered while calculating net profit? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Yes. देखो, जो डायरेक्ट इनकम है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, वो ग्रॉस प्रॉफिट में कंसिडर हो गई थी सेल में. जो इनडायरेक्ट इनकम है, ध्यान से देखना, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ. वैसे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, ध्यान से देखना. एक होती है डायरेक्ट इनकम, इसको बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. क्या है ये? सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज. ये क्लियर है सबको? Yes, sir. एक होती है इनडायरेक्ट इनकम. इनडायरेक्ट इनकम में क्या एग्जांपल दिया आपको? इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड. आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपने किसी को रेंट पे दे रखी है, तो रेंट रिसीव्ड इज आल्सो एन इनडायरेक्ट इनकम. अब ध्यान से देखना, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. तो गेन हो या प्रॉफिट हो, इसको टेक्निकल टर्म क्या दिया जाता है? गेन. बात समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समराइज करूंगा इस चीज को मैं. सेल्स और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, रिजल्ट क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट. यस और नो? Yes, sir. ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर मैं माइनस कर दूं अदर एक्सपेंसेस लाइक रेंट पेड, salaries paid,
इंटरेस्ट पेड और ऐड कर दूं अदर इनकम, राइट, रेंट रिसीव्ड, interest received, gain on sale of assets और investments, तो जो नेट रिजल्ट आएगा उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। नो सर। गेन क्लियर हो गया? यस सर। लॉस अगर आपके एक्सपेंसेस रेवेन्यू से ज्यादा है, इनकम का ऑपोजिट। इनकम कब होगा? व्हेन रेवेन्यू इज मोर देन द एक्सपेंसेस। लॉस sir. कब होगा? व्हेन द एक्सपेंसेस आर मोर देन द रेवेन्यू। तो लॉस क्या होगा? एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंसेस ओवर टोटल रेवेन्यू एंड अदर, मतलब टोटल ऑफ रेवेन्यू एंड अदर इनकम। अगर टोटल एक्सपेंसेस टोटल इनकम से, टोटल रेवेन्यू से ज्यादा है तो आप लॉस में हो, नेट लॉस। लॉस इज द एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रेवेन्यू एंड अदर इनकम। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम मिला के 10 लाख थे और टोटल एक्सपेंसेस 12 लाख थे, तो आपका 2 लाख का लॉस हुआ है। लॉस कौन बेयर करेगा? ओनर। यस सर। तो लॉसेस दे विल डिक्रीज ओनर्स इक्विटी। प्रॉफिट किसको मिलेंगे? ओनर को। यस सर। तो प्रॉफिट्स एंड गेन्स दे इंक्रीज ओनर्स इक्विटी। कैपिटल को ओनर्स इक्विटी बोलते हैं, बता चुका हूं पहले। यस सर। Okay, loss. It is a broad term and includes loss incurred in its operating activities, money or money's worth lost against the firm, receives no benefit. कह रहे लॉस तो ओवरऑल हो गया। अब इसमें कोई जो पर्टिकुलर लॉसेस हो रहे हैं, आग लग गई, चोरी हो गई, लॉस पे आपने सामान बेच दिया, कुछ भी हुआ, कह रहे वो इन सब लॉसेस को कवर कर रहा है क्योंकि वो सारे एक्सपेंसेस में आ चुके होंगे ना। तो लॉस includes all these expenses and losses. लॉस नेट रिजल्ट की बात हो रही है। ये जो लॉस है ये क्या है? नेट रिजल्ट। तो इसमें जितने भी आपके एक्सपेंसेस और लॉसेस हुए हैं वो सब कवर हो चुके होंगे। यस सर। बस वही बता रहे। तो लॉस की डेफिनेशन आएगी, इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंसेस ओवर टोटल रेवेन्यू एंड अदर इनकम। बेटा ये बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म्स हैं, थियोरेटिकली समझ तो आ जाती हैं, बट जब एग्जाम में लिखना आता है ना, इनकम, प्रॉफिट, गेन, ये सब एक ही तो था। नो, तो प्लीज उनको ध्यान से पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि उनमें छोटा छोटा डिफरेंस है, वही तो समझना है। तो इनकम, प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, गेन, लॉस, सब आपको एग्जाम्पल के साथ डिटेल में कराया, तो आराम से ध्यान से करेंगे।